केदार है और आप सभी का स्वागत है एंटरप्रेन्योर की खोज में। आज मैं लेकर आया हूँ नई कहानी और जानेंगे हम राम मेंढे सर की कहानी, जो कि डायरेक्टर है ध्येय करियर एकेडमी के, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ में अपना करियर एकेडमी भी चलाते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानेंगे इनकी फ्रेंडली कहानी। नेचर है सर का, और सर को देखा है कि पढ़ाना यानी नॉलेज भी बहुत अच्छा है, और बच्चों के जो डाउट्स होते हैं क्लियरिंग करना, उनको कहीं समस्या आती है तो उसे सुलझाना, यानी ओवरऑल सर का नेचर बहुत अच्छा है और लीडरशिप क्वालिटी भी उनमें अच्छी है। और बच्चों को नॉलेज देने का जो तरीका है वो मुझे बहुत ही यूनिक लगा। हुई तब मुझे लगा था कि मैं अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाऊंगी या कहीं भी जाऊंगी तो मुझे फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर ध्येय करियर एकेडमी के जो राम सर है उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, ध्येय करियर एकेडमी के स्कॉलरशिप वाली अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में मैंने उसे अप्लाई किया और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। अब मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ और शायद आप भी पढ़ सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट। जीव ओतून शिकवणे मुलांना आणि त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली पाहिजे, त्यांचं चांगलं झालं पाहिजे, त्यांचं फ्युचर चांगलं झालं पाहिजे याबद्दल ते विचार करतात. तर आणि खूप कळकळ असते त्यांना स्टुडंट्सबद्दल. आणि दुसरं ॲज अ हजबंड म्हणून ते खूप चांगले आहेत तेव्हासुद्धा, आणि ते मला कोऑपरेट पण करतात. माझ्यामध्ये जे पण काही कमी आहे, काही क्वालिटीज आहे त्या इम्प्रूव्ह झाल्या पाहिजे. मी सुद्धा ॲज अ ह्युमन चांगलं काम केलं पाहिजे बाहेर जाऊन, तर त्याकरतासुद्धा ते मला नेहमीच खूप सपोर्ट करत असतात. नमस्कार, मेरा नाम राम मेंढे है। मैं ध्येय करियर एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी एमबीए एलएलबी है, और मैं लगभग इस एजुकेशनल फील्ड में 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, और अभी तक हमारी इंस्टीट्यूट ने अच्छे रिजल्ट्स दिए और अच्छा काम चल रहा है। आपके जो पुराने बीते दिनों के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे रही, कहाँ से शुरुआत हुई? मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, और मैं ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलो, जैसे भी ग्रोइंग एंड 10th के बच्चे हैं या जो भी है, मैं पढ़ाता था। और मेरी लाइफ का अगर आप फेस देखेंगे तो इस तरह से था। बच्चे को भी पढ़ाया है मैंने, मिडिल एज के बच्चों को पढ़ाया मैंने, अपने खुद के उम्र के बच्चों को पढ़ाया, और अपने से बड़े बुजुर्गों जैसे, यानी मान लीजिए आंटीज़ है, उनको पढ़ाया। आप बोलेंगे ये कैसा? जी देखिए, मैं एक्चुअली मैथ्स या तो फिर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एप्टीट्यूड ये सब आता है। बैंकिंग का अच्छा दौर चल रहा था, मैं बैंकिंग भी पढ़ा चुका था। खुद यूपीएससी का एस्पिरेंट था, तो मुझे ये एमपीएससी वगैरह काफ़ी अच्छे से जमता था। वो दौर था जब मैं बैचलर था, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते रहना मुझे अच्छा लगता था। वो पढ़ाई उसमें से एक मेरा फेवरेट काम था, और उसमें पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ मैं कुछ कंपनी में काम भी करता था, और इस तरह से मैं चलता था। वो दौर ऐसा था, पैसे नहीं थे, काम भी करना था, काम करते करते घर चलाना, ये सब चीज़ें थी मेरी, और पढ़ाना जारी रखना था। इसका सिंपल सा आप समझ सकते हो कि ये पैशन का पार्ट है। अगर मैं अपने चाइल्डहुड में जाऊँ, यार मैं पेपर भी बांटा हूँ। मैंने आपको क्या बताऊँ कि मैंने जब दुकानों पे काम लगते थे हम, धूप काले की छुट्टियों में वगैरह, तो हम पर्चियाँ तक पहुँचते। उसमें मुझे काम का कोई इतना ये नहीं कि भाई मैंने कुछ काम नहीं किया। एज टीम लीडर मैंने एचयूएल में काम किया था। ये सब करते वक्त भी मैं पढ़ाता था बच्चों को। एक पार्ट टाइम एक समय निकाल के मैं वो काम कंटिन्यू करता था, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता था। एमबीए के बेसिस पे मैंने एक कलकत्ता की कंपनी जिसका सेंटर चंद्रपुर में था, वो भी मैंने काम किया था, जो उसका नाम था SMSRC प्राइवेट लिमिटेड, जो क्लिनिकल रिसर्च पे काम करती थी। यहाँ पे चंद्रपुर के सभी डाटास को कलेक्ट करके डॉक्टरों से वो उसका रिसर्च होता था कलकत्ता में, उस तरह की दवाइयाँ बनती थी। ये सब मैंने। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से काफी प्रभावित हुए थे, जी, ये थोड़ा बताएं। प्रभावित उनसे तो शायद ही कोई नहीं हुआ होगा यार दुनिया में, ऐसा लगता है सर मुझे। प्रभावित यानी वो क्या, ही इज़ अ गॉड। वो आज की तारीख में मिसाल है हमारे लिए। मिसाल बोल तो यार सभी के लिए वो इतने बेहतरीन इंसान थे, और उनसे हम क्या नहीं सीख सकते। वो स्ट्रगल क्या होता है, उसके बाद डेडिकेशन क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है। ही इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ द ह्यूमन। वो सभी चीज़ें उनमें अच्छी, मैं आप बता सकता हूँ कि है। हर चीज़ में आप उनको रिमार्केबल देख सकते हो। पढ़ाई में,
आप लिटरेचर में अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। राष्ट्र प्रेम तो यार सोचिए ना, एक बच्चा जो पेपर बांटता है, मछुआरे का बच्चा राष्ट्रपति बन जाता है। और आगे उसके बीच का फेस तो इतना ज़बरदस्त था उनका कि अब देखिए कि उन्होंने अच्छी अच्छी मिसाइलें दी हमको। और बाजू के जो दो पड़ोसी मुल्क थे अपने, वो अपने से ताकतवर ना हो जाए, उस चीज़ को उन्होंने समझ लिया था। उनको पक्का पता था कि आग को पानी का डर होना चाहिए। तो APJ साहब ऐसे थे। और उनके हम तो यार हम मानते हैं इस चीज़ को कि हमारा देश काफ़ी ऊंचा है। इसी वजह से तो आज हम माइनॉरिटीज़ वगैरह जो चीज़ें बोलते हैं, वो आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा आई मीन माइनॉरिटीज़। उस आदमी ने स्ट्रगल किया, जम के स्ट्रगल किया। और आप अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए काम करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको पढ़ने की कुव्वत है, लगन है, बट पैसे नहीं होते, कभी कभी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं होती हैं उनके पास। मैंने सुना है आप उनको बेधड़क मदद कर देते हैं। जो देश की सेवा करते हैं उनके यदि बच्चे हैं और जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा है, आप उन्हें भी उतने ही ताकत से मदद करते हैं। तो ये जज्बा कहाँ से आया? ये जज्बा वगैरह नहीं है सर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीधी सी बात है, जो भोगा है ना वो आदमी उस चीज़ों को एक्चुअली में दूसरे के साथ नहीं होते देखता। ये देखिए कैसा है, जैसे मैं अब मेरे फादर के कोई बहुत बड़े कलेक्टर नहीं थे यार, वो ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, लेकिन वो बहुत बड़े अहदे पे नहीं थे, बहुत पैसे वाले नहीं थे। आपको नहीं मिला उतना सब जो बाकी के बच्चों को मिलता है। तो मैं देखता हूँ जो मैं बहुत परेशान था पढ़ाई के लिए बचपन से। हाँ, इसका कैसा था कि मुझे नहीं मिलती थी चीज़ें तो बुरा लगता था यार। मुझे कहीं अलग से कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंट नहीं मिलता था या कोचिंग नहीं मिलती थी। स्कूल हमारा था जिला परिषद का, मैं नगर परिषद जिला परिषद से पढ़ा हो। देखो मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर की बात नहीं करता हूँ, मुझे ये पसंद भी नहीं। हम एक नॉर्मल कॉमन पीपल में से ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, सेवा समर्पण ये शब्द नहीं है, इनका एक महत्व है और ये एक साधारण सा आदमी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। धैर्य की शुरुआत देखिए सर, मैं जब पढ़ाता था अपने, जब स्ट्रगल यानी मान लीजिए मैं घर से निकल गया था तब उस वक्त क्या था सर कि मैं एक रूम में, एक छोटी रूम थी, वहाँ पे मैं बैचेस लेते रहता था, पढ़ाते रहता था दिन भर। जो भी है मेरा टाइम जैसे मुझे मिलता है अपने काम करके, जो कंपनीज वगैरह के काम करके मिलने के बाद मैं एक्चुअल में 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 8 बजे तक वो करते रहता था। छोटी रूम थी और वहाँ पे मैं पढ़ाता था, उसके बाजू में मेरा रहना था। उस वक्त जब 12th के कुछ बच्चों को पढ़ाता था तो बच्चे थोड़े मेरे पास आते थे, सर हमारी एक बैच बनाओ, हमारा और बड़े लेवल पे काम करना ये सब। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसको करते। नाम उस वक्त भी ध्येय ही था। मैंने अपने इसका नाम बिल्कुल इंडियन रखा। इसका रीज़न था कि वो अपील करे मेरे विज़न को और बच्चों की विज़न को। ये दोनों का विज़न जब जुड़ता है तब रिजल्ट्स बनते हैं। तो मैं सोचता था कि मेरा भी कुछ ध्येय है तो बच्चों का भी कुछ ध्येय है, तो वो करने के लिए मैं उसको नाम को वैसे रखा। मैं 2019 में एक स्टूडेंट थे मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे कुछ दोस्त हैं वो आके क्लास करना चाहते हैं। मैं बोला यार अभी अपनी सेपरेट बैच बनाना मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा। बात समझ, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, ये सब चीज़ें थी। एक रूम लिया छोटा सा, फिर वहाँ पे मैंने वो काम शुरू किया। जैसे वो काम शुरू हो रहा था वहाँ पे ऐसी दिक्कतें थी कि 1 साल तक हमको लगभग कुछ पैसा नहीं था और कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था और टीचर्स को मुझे पैसा देना पड़ता था रेगुलर बेसिस पे, जो भी मंथली उनका खर्चा है वो स्वाभाविक था। मैं उसमें मुझे बुरा नहीं और परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टूडेंट की बैचेस थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी और जैसे इंक्रीज़ हो रही थी मेरे पास पैसे नहीं थे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस वक्त भी उतनी फ़ीस मैं बच्चों पे नहीं लेना चाहता था कि वो कल जाके उनको फाइनेंशियली परेशानी हो। हाँ, लेकिन कोशिश ये करता था कि हम थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये स्वाभाविक लेवल को रहने के लिए एक रेंट भरना है, उसका 6-7 हज़ार रुपये रेंट रहता था। और मैंने अलग से एक रूम ली थी, उसके भी 6-7 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। कमाई उतनी कोई विशेष थी नहीं और कोई मदद नहीं करता था। वो ज़रूरी नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर रहे तो आपको कोई मदद कर दे। नो, ऐसा होता नहीं है सर। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसकी मदद मिलेगी। तो ये ऐसा दौर था कि मेरे पास पैसे नहीं थे सर। वो पैसे किस तरह से कि मैं एक बड़ा सेटअप लूँ, बड़े टीचर्स को हायर करूँ, ये सब नहीं था। एडवर्टाइजमेंट करूँ फलाना, ये सब नहीं था।
फिर मैं क्या करता था, खुद झोला लेता था अपना। मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं थी सर। और ये इस तरह से कमर्शलाइज हो चुका है कि आप कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, आप घर नहीं जाएंगे तो स्टूडेंट नहीं आते। मार्केटिंग के लिए मेरे पास कोई बंदे नहीं थे, अब मार्केटिंग करना भी ज़रूरी था। अब मैं कूद चुका था उस क्षेत्र में जहाँ पे अब मैं पहले क्या सोचता था कि खाना खाना है, संडे को ज़्यादा पिक्चर देखना है, और थोड़ा सा यहाँ से कभी वरोरा गए, हिंगनघाट गए या वनी के अपने गांव ख़त्म हो गए, लोड नहीं लेना है। ये था, और मैं इसमें बिल्कुल मैं खुश भी था, उसमें कोई बुरा नहीं था। लेकिन जब इसमें मैं आया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, चीज़ें बदलना चालू हो गई। चीज़ें इस तरह से बदली है सर कि मैं तो कोरोना का एक फेज़ बताता हूँ मैं आपको। जब मार्केटिंग के लिए हम किसी के घर जाते थे, मेरे पास कॉल खुद लगाना था, उसके बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेना था और खुद जाके मिलना था। खुद जाके मिलते वक्त उनका वो दौर था कि आपको घर के आपके आसपास में 6 मीटर से ही दूर रहना पड़ता था उनसे। हाँ, मास्क लगाओ, ये सब करो। मैं धूप में जाता था, और वो इसका एक फ़ायदा भी ऐसा था कि उस वक्त सब घर पे रहते थे। ये इसका बेनिफिट था, लेकिन घर पे कोई आने नहीं देता था, ये दूसरा नुकसान था उसका। तो मैं जाता था धूप में और फ़ोन लगाता था, सर मैं फ़लाना इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बोलते थे, पागल है क्या तू, ये कौन सा क्या हमको तकलीफ़, ये सब वो सब उनका चलता था। मतलब ठीक है, मैं बोलता सर आपके बस घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। तो वो बोलते थे, अरे यार अजीब लोग हो यार तुम। तो वो आते थे, दरवाज़ा ओपन करके मेरे को बोलते थे, उधर बैठ, वहाँ बैठो, और वो चेयर रख देते थे और वो अंदर से बात करते थे मेरे से। चलो, ये तो वो उनकी भी प्रॉब्लम थी यार, सबकी प्रॉब्लम थी। ये फेजेस ऐसे थी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सट्रीम स्ट्रगल। मैं रात को घर आता था लगभग 10-11 कभी मुझे बजते थे। 10-11 बजने के बाद सुबह 6 बजे का क्लास लेना है। डोंट हैव फंड्स, यू डोंट हैव मनी, और आपके पास कुछ है तो आपका नॉलेज है और आपकी मेहनत है। राम जी, हमें एक बात बताइए, जब आप बिजनेसमैन होते हैं तब आपको प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, आपका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट हो जाता है बिजनेस करते समय। और दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कुछ चीज़ें इमोशंस पे डिसीजन लेना होता है, तो ये तालमेल आप कैसे बैलेंस करते हैं, ये बैलेंसिंग कैसे होता है, इसके बारे में आप बताएं। देखो केदार भैया, एक सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे इसमें कमर्शलाइज चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हमें अपॉइंटमेंट्स करनी है टीचर्स की, हमें इंफ्रा देना है, हमें टेस्ट कंटिन्यू लेना है, और ये सब चीज़ें मेंटेन करना है, तो मैं एक बात समझ लेता हूँ। मैं उस तरह से उसको बैलेंस करता हूँ जिसका बर्डन ना स्टूडेंट पे गिरे, ना हम पे गिरे, ना पेरेंट्स पे गिरे। एक बात। हाँ, रही बात जब कुछ बच्चे फ्री पढ़ते हैं या फ्री पढ़ाना है, उनको सिखाना है, उनकी स्टडी करवानी है, तो उस पर एक नीयत साफ़ होनी चाहिए आपकी। अगर आप एक बार किसी को एक बारे में बोल देते हो कि यार आपसे फीस नहीं लेना है और उसको बैलेंस करना है, तो उस वक्त आप एक्चुअल समझ लो कि अभी इसमें कमाना नहीं है, कुछ चीज़ों को से कमाना नहीं है, और कुछ लोगों के तरफ से जो फीस आ रहे हैं वो उसका जस्टिस उनको मिलना चाहिए। एज अ बिजनेसमैन मान लीजिए आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है या समझ लीजिए पैसे का नुकसान हो रहा है, हाँ ठीक है ना, ये अगर आप मान लीजिए बिजनेस में कुछ कम ज़्यादा होना है, तो ये आपको पता होना चाहिए वर्स्ट कंडीशन कहाँ तक जाएंगे सबसे पहले। हाँ, फ़ायदा होगा तो कहाँ तक होगा, ये बिज़नेस का विषय है। अगर आपको वर्स्ट कंडीशन पता है तो डेफिनेटली आप फ़ायदा समझ सकते हो। अगर आपकी बुरे से बुरा क्या होगा यार 1 साल में, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और जो भी है बिज़नेस में, अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो बिज़नेस नहीं होता है, वो रिस्क लेना पड़ता है। रही बात अगर आपको इमोशनल लेवल पे कुछ चीज़ें करने, जैसे लाइक कुछ स्टूडेंट्स को आपने फ़ीस के लिए बोला नहीं है या उनको पढ़ाना है, वो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनको तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पे लिखना पड़ेगा कि भाई ये अभी बैलेंस शीट में ये कॉम्प्रोमाइज़ पे आएगा, इसको कोई अपन नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको अपन इस पर अपन ज़्यादा मलाल जाहिर नहीं करेंगे या दुख जाहिर नहीं करेंगे, वो है जो है। हाँ, रही बात बिज़नेस की, तो हमें पता होना चाहिए, ये एक समझदार आदमी का काम है कि भाई होगा तो बुरा कितना हो सकता है। हाँ ठीक है, फ़ायदा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कितना हो सकता है बुरा, इसको पकड़ के ही डिसीजन लिए जाते हैं। और इसमें कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार नहीं, अभी ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो इसमें अगर नुकसान होगा तो जो बाकी लोगों का कैसा करना, ये सब मेरा होता नहीं है। जो चीज़ें मैंने बैलेंस में रखी है, जिन लोगों के लिए मदद का अपन क्लियरिटी रखे, कुछ भी करके स्टूडेंट का नुकसान नहीं होने देना, ये अपनी प्रायोरिटी रहती है।
राम जी, हमें थोड़ा सा ये एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बताएं। अगर मान लीजिए किसी लेडीज़ की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो लेडी अभी उस माँ के पास गई, आई या माँ आप मुझे एक बताओ कि ये सब्ज़ी आपने कैसे बनाई, तो माँ बोलेंगी कि देख इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ों की ज़रूरत गिरेंगी, आप इसमें इस तरह से उसको ये कीजिए, इतना ये डालिए, इतना वो डालिए, पानी इतना रखना चाहिए। तो आप पूछेंगे क्यों, तो इसका रीज़न है कि इतना पकना है उसको, इसका पकने के बाद इसको इतना समय तक, बोलेंगे आप क्यों, इससे स्मेल आ सकता है, ये आ सकता है। देखो अगर डिवाइड करेंगे तो 3 कैटेगरीज में आता है, मुझे ऐसा लगता है। पहला है वोकेशनल, दूसरा प्रोफेशनल और थर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल इन वोकेशनल और प्रोफेशनल का जो है ना बेस है, जो हम कराते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो कन्वेंशनल कोर्स है, तो पारंपरिक रीत्या जो परंपरा ऐसे चल रहा है, थ्योरी लो उसका फिर प्रैक्टिकल बताओ, और प्रोफेशनल में उसका यूज़ होता है, कन्वेंशनल में उसका यूज़ होता है। तो ये लगभग हम अभी जो भी ये कोचिंग इंडस्ट्री है वो कन्वेंशनल पे चल रही है और वो कन्वेंशनल ही ले सकते हैं। प्रोफेशनल के लिए तो फिर भाई IITs है, NITs है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, ये काफ़ी प्रोफेशनल जो भी कॉलेजेस है ये होता है। और बाकी जो कन्वेंशनल कोर्सेज है आपको पता है BSc BA BCom कन्वेंशन में आता है। तो अभी हम जो है वो इंडस्ट्रीज वाले वो अभी भी हम कन्वेंशनल पे ही काम कर रहे हैं और लगभग अच्छा सभी अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी को हम कम या ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई से ये नहीं है कि भाई कोई ओवर कमर्शलाइज हो चुका है तो बुरा है, जो पैसा कमा रहा है वो बुरा है, और जो किसी की मदद कर रहा है वो भगवान बन चुका है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना तरीका है जीने का, काम करने का, वो सबसे अच्छा है। मुझे तो यार दुनिया एक ही रंग से होती बनी तो क्या मज़ा आता था, बताइए। 7 रंग की ज़रूरत गिरी हमको, है ना। इसी बात बता रहा हूँ, इसके चैलेंजेस सिर्फ 2 ही है। सबसे पहली बात कि आपके जो टीम है, आपकी जो टीम है या जो भी आपके साथ जुड़े हुए इस बिज़नेस में, बोलिए पहले आप और बाद में फिर बाकी चीज़ों में। तो बिजनेसेस में इसका एक ही नुकसान होता है कि कभी कभी कोई कलीग या कोई जो आपका टीचर है वो हो सकता है आपके साथ ना रहा हो, वो कल जाके आपको छोड़ के चला जाए या उससे आपकी बात ना बने, उसके साथ कुछ मतभेद क्रिएट हो जाए, तो उस वक्त आपको संभालते आना चाहिए। वो होता है, बहुत बार होता है इस फील्ड में, ये कॉमन सी बात है। और दूसरी इसकी सबसे ये विचित्र या तो फिर परेशानी वाली बात यह है कि कभी कभी कैसा है, आप कभी कभी कुछ लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट को आप हो सके शायद कभी कभार सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है, लेकिन ये चीज़ें आती है। तो फिर मार्केट में आपके बारे में कोई उल्टा सा टिल्टा कोई प्रचार करता है, ये तो नॉर्मल, ये आप इसको झेलेंगे इस फील्ड में। वो आपके बारे में आपके दोस्त हो सकते हैं या दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें आप उसमें क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, उस वक्त थोड़ा सा काम रहना पड़ता है और उसका जवाब अपने रिजल्ट से देना पड़ता है। कबीरा की एक लाइन बढ़िया है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से लागू होता है। कौन से सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ाते हैं? जी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और टीचिंग एक स्किल है, सब्जेक्ट इज़ नॉट अ स्किल। आप बात समझिए, टीचिंग और सब्जेक्ट्स ये 2 चीज़ें अलग हैं। आप अगर चाहे, इलॉन मस्क कोई रॉकेट साइंटिस्ट थोड़ी है, तो इलॉन मस्क ने तो क्यों स्पेसएक्स डाल दी, उसे तो वो तो खुद एक टेक्निकल हेड है वहाँ का। अगर उन्होंने ये करना चाहा तो इसलिए उन्होंने मेहनत की। तो आप सब्जेक्ट्स कोई भी पढ़ाओ, जैसे मेरा केमिस्ट्री है, आप कल जाके फिजिक्स भी पढ़ाने को बोल तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये सब्जेक्ट्स है, ये ज्ञान है जो हमने पढ़ा है, हमको पता है, हम अपनी स्किल्स के लेवल पे उसको खींच सकते हैं आराम से। और उसमें अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो आपकी जिम्मेदारी है, उनको अगर नहीं समझ रहा है तो आप उसको ज़रूर उसको क्लियर कीजिए। टीचर का एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फैक्टर है टीचिंग में तो वो है डाउट क्लियरिंग। जिसको डाउट क्लियर करना आ गया उसको टीचिंग आ गई। हाँ, दूसरी बात, कोई भी चीज़ आप जब पढ़ा रहे हो, जैसे मेरा केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, अब मैं उसको प्रैक्टिकल लेवल पर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हेनरी लॉ है हमारा सॉल्यूशन का, हेनरी लॉ सोल्यूबिलिटी पे काम करता है। तो जब तक हम यार ये हेनरी लॉ को प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे, जैसे मान लो जितना प्रेशर लगाएंगे उतना गैस पानी में या लिक्विड में डिजोल्व होता है, तो ये बताना है तो कैसे बताएंगे आप? कोको कोला लीजिए,
बोलिए बच्चों को, अगर कोको कोला की बॉटल आप खोलते तो बाहर क्या निकलता है? गैस निकलता है। कौन सा गैस है? कार्बन है। ये कार्बन गैस वहाँ से इसलिए निकल रहा है क्योंकि वहाँ से प्रेशर हट चुका है, यानी उसको प्रेशर से भरा गया होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं लगा सकते तो वो कोई काम करेगा। ये उसको प्रैक्टिकल लेवल पे बता दो आप। दूसरी बात, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। ये फिजिक्स की बात बता रहा मैं आपको, शायद ये आपको समझना पड़ेगा। स्पीड और ये सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंट नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसको अपन वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड तो क्या भाई, डिस्टेंस पे रिलेटेड है। अगर मान लो यहाँ से आप नागपुर जाना है, आपको नागपुर जाते वक्त आपको 3 घंटे बाय रोड लगेंगे, प्लेन से 3 घंटे लगेंगे क्या? कम लगेंगे। तो वो वेलोसिटी है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये दो क्वांटिटीज़ अलग है, स्केलर वेक्टर। लेकिन ये क्यों लाई गई? तो उसके लिए अपने को सबसे क्विकेस्ट पोजीशन एस्पायर करनी थी, क्विकेस्ट डिस्प्लेसमेंट करना था, इसलिए वेलोसिटी आ गई। राम जी, जैसे मुझे एक बात बताइए, मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ तो बहुत बार मुझे ऐसा दिखता है कि एक तरफ स्कूल्स का कंपटीशन है, वो हर कोई खुद को बेस्ट दिखाने के लिए साबित कर रहा है, और वही दूसरी ओर पेरेंट्स खुद को कैसा बेहतर पेरेंट है ये दिखाने की कोशिश या ये जद्दोजहद में लगा है। तो एज अ स्टूडेंट मैंने कैसे खुद को बैलेंस करना चाहिए, इसके ऊपर आपके क्या विचार? नहीं, लेकिन देखिए, मुझे एक कहना है, एज अ मैं भी अपने आप को एक रिप्रेजेंट करता हूँ स्टूडेंट करके, तो मैं एक देखूंगा, मुझे क्या सोचना है कि अगर एक दबाव है इस क्लास में जो मुझे बेस्ट करना है, हाँ, तो क्लास में अगर आप किसी से कंपेयर ना करते हुए या स्पर्धा, खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। खुद से इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? अगर आप मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप दिन में 10 कर रहे हो या 5 कर रहे हो, उसे 8 कीजिए, उसे एक एक्स्ट्रा बढ़ाते जाइए, उस पर और तरीके से सोचिए कि और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपने नोट्स खुद के कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये आप खुद से इम्प्रूवमेंट लाइए ना। दूसरों के देखो, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो देखा अपन मन मुझसे बुरा ना कोई। ये सच्चाई है। आप क्यों दुनिया की तरफ देखते हो यार? खुद की तरफ झांको। देखो, दुनिया, मैं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड ने बाहर की तरफ देखे और आविष्कार किए, इंडिया ने अंदर अपने तरफ देखा है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको बता रहा हूँ, स्टीव जॉब इंडिया में आके शांति मिली उसको। तो आपको अंदर की तरफ जाना है, अपनी तरफ, और चेंज लाना है। राम सर, एक बात बताइए, आज मार्केट में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टीचिंग बोलिए या जो भी है, लॉकडाउन में हमने देखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी तेज़ी से सामने आया है। तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन को कितना इम्पैक्ट दिया है इसने, या क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन के बारे में? वर्सेस तो नहीं बोलूँगा सर मैं, इसमें वर्सेस का कोई सवाल ही नहीं आता। ये एक दूसरे को पूरक है, वर्सेस नहीं बोलेंगे हम इसको। और टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव होंगी सर, आएंगी। जोमेटो भी एक टेक्नोलॉजी है अभी आज की तारीख में। जोमेटो आपके घर में रेस्टोरेंट का ही खाना लाता है, लेकिन आप कभी रेस्टोरेंट जाते नहीं होगे? जाते हो, बिकॉज ऑफ सर्विस, वो एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें मायने रखती है। और रही बात आपकी एजुकेशन फील्ड की, वो भी सेम वैसा ही है। आज डिजिटल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशन को छोड़ देना। आज कुछ भी हो जाए तो आप डाउट सेशंस को डिजिटल से बेटर आप लाइव कर सकते हो। वहाँ पे आप कहाँ कितना पूछ सकते हैं सर, और आप कितने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। दूसरी बात, डिसिप्लिन आना। डिजिटल का एक, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इंटरनेट कमाल की चीज़ है, उसका महत्व अभी तो इस दुनिया से जाने से रहा, उसका उपयोग होगा, डिजिटल का भी होगा। जैसे मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, शादी.com थी, तो सभी शादियाँ .com पे हो रही क्या? आज भी हम ट्रेडिशनली कुछ शादियाँ आप देखते हो, जाना, लड़की सिलेक्ट करना या घर देखना, वो सब चीज़ें अभी भी चलती है। ये पूरक है एक दूसरे से। ये कोई, आप अगर शादी.com में भी हो, लड़की से बात की, तो उसके बाद भी उसका घर देखते हो, ये सब पूरक है, वो कोई अलग नहीं होने वाला। हाँ, रही बात डिजिटल पे फ़ायदे ऐसे कि ज़्यादा एक्सेस हो सकता है, लेकिन ये कमर्शलाइज कम हुआ तो गरीब लोगों को भी उसका बेनिफिट होगा, अच्छे से बेनिफिट होगा। एक्सेसिबल है, लेकिन ये स्टोर्ड है, हम कभी भी यूज़ कर सकते, तो हो सकता है हम कभी भी यूज़ ना करें। ये चीज़ें थोड़ी घातक है, लेकिन कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे, बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल ख़त्म हो जाएगा, ये बात कहीं पे भी सही है। ऑब्वियस,
हम स्कूलों में भी हमारे जो सर लोग थे या हमारे गुरुजी लोग थे, हमको चेहरा देख के बोलते थे को नहीं समझा, पूछ ले कुछ पूछना है तो। ये कहाँ डिजिटल में हो पाएगा सर? और एक वन ऑन वन कनेक्शन बनता है, रिलेशन बनता है, पूछा जाता है, समझा जाता है, ये सब चीज़ें तो चलेंगी ना सर। ट्रेडिशनल चीज़ें आप ऐसा बोलेंगे कि यार पहले ये था तो ये ख़त्म हो गया, ये खत्म, ऐसा कभी नहीं होगा। वर्सेस नहीं होगा, वो पूरक होंगे। हाँ, डिजिटली भी मुझे आप बताइए, एक ज़माने में 20 साल पहले अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही थी तो आप टीचर से पूछते थे, लेकिन आप इंटरनेट से आप सर्व कर सकते। हाँ, इसका नुकसान ये हो सकता है कि डाटा बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ, उससे सही डाटा कौन सा है ये मिलना शायद कभी कभार कठिन हो सकता है, लेकिन लगभग फ़ायदे की चीज़ है, दोनों भी फ़ायदे की चीज़ है। हाँ, डिपेंड करता है हम उसका उपयोग या यूटिलाइजेशन कैसा करते हैं उसके ऊपर। केदार सर, मैं आपको बताता हूँ, सबसे सही फेज होता है एडमिशन्स का। इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है और मज़ा भी होता था। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, पर्सनली मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ। उसका नाम नहीं लूँगा मैं उस बच्चे का, और बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं उसके घर पे गया था, मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार इसकी एडमिशन करनी है, और हम उसके घर पे गए। और उसके घर पे गए और बैठे तो उसके फादर सो के थे, और मैं गया और मैं बैठा। उसके फादर को पता ही नहीं कि हम बैठे हैं सब यहाँ पे, और वो अचानक से उठ गए बाद में। फिर ये अपना जो स्टूडेंट था आया था और वो बैठा, और उसके बाल काफ़ी बगे थे ऐसे, और वो पूरा डांस में बहुत इंटरेस्टेड था। तो ये उसके फादर उठे, अरे तो बोले तुम्ही कौन, यानी मराठी में बात की, आप कौन? तो मैं बोला अरे सर आम्ही ध्येय करियर अकॅडमीहून आलो आहे आणि हे तुमच्यापर्यंत। अरे पण हा नालायक शिकतच नाही ना म्हणे, ये पढ़ता ही तो नहीं बोले कुछ। तो बच्चा ऐसा पहले शांत बैठा था, और जैसे ही पिताजी ने बोला कि ये पढ़ता ही नहीं कुछ, उसके बाल ऐसे तो ऐसा करता था आपका। वो अजय देवगन के स्टाइल में ऐसा देखता था पिताजी की तरफ। तो पिताजी चिढ़ते, नालायक क्या देख रहा है तू? तो मैं हंसूँ क्या क्या करूँ, ये ऐसा इंसिडेंट बहुत ही मज़ेदार था। और वो बच्चा बाद में नहीं क्या बोलता, बेटा अरे शांत रहे बेटा, कुछ नहीं होता है, पप्पा ऐसा। तो बाद में वैसे बाल ऐसे नीचे कर देता। और उसके बाद अरे याले किती शिकवा, याले काय करना है जीवना में, तो फिर से वो अपना ऐसा देख के फादर की तरफ देखता था। फिर भी वो बच्चा अपने पास आया कुछ क्लास किए, लेकिन वो डांस में इंटरेस्टेड था, यानी उसका एक खुद का पैशन था यार। तो मैं उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था वो, उससे बात करने में मेरे को बहुत मजा आती थी। पढ़ाई की बात में उसको बोलता है भाई पढ़ने में भी तू लग जा, कुछ नहीं करता था। लेकिन ये जो एडमिशन का प्रोसेस है या क्लासेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि बच्चे वो दिन बना देते कभी कभी। हंसी आती। कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ कि मान लीजिए जब एडमिशन का दौर आता है, हाँ, तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक ही पेरेंट को कॉल करते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा हुआ कि पेरेंट ने एकदम डांट दिया ओवर फोन? अरे नहीं सर, बिल्कुल डांटते वो, और मुझे इस चीज़ का कभी बुरा नहीं लगा। एक्चुअली वो बेचारे परेशान है वो, और हमारी गलती है। बच्चा यानी अभी 10वीं में गया, तो ये यानी अभी जब हम थे, हम अपनी साइकिल लेते थे, शायद कहीं सर गुरुजी के पास जाते थे, पढ़ते थे। अभी ऐसा नहीं रहा सर। तो हम जब जाते हैं आने के उसके पास बैठने के बाद, जब 50 फ़ोन आने के बाद किसी आदमी का दिमाग खराब तो होगा ही। तो एक किस्सा बताता, वो बहुत काफ़ी मज़ेदार था, आपको बताता हूँ। एक लड़का था, मैंने उसको फ़ोन लगाया। एक्चुअली एक मैडम ने मुझे बताया था, एक लगाया फ़ोन उनको हमने। तो वो बोलता, किस तरह से बात करता है, हाँ कौन बोलता है, हाँ नहीं करायचं है। वो इस तरह से वो चीड़ते थे हम हमारे पास, कौन नहीं। तो ये काफ़ी होता है। और अच्छे एक फिर मैंने उससे बात किया, बेटा क्या करना है? तो बोल रहा था मुझे आर्मी में जाना है। हाँ तो आर्मी में जाना, इंडिया नहीं बोले मुझे डायरेक्ट 12वीं के बाद जाना है, यानी जो भर्ती रहती है 10वीं के बाद वो करना है। बोला ठीक है, कुछ रहा पढ़ाई में तो मुझे पूछना यार, उसके टेस्ट वगैरह अपन देंगे तुम्हारे को। ये सब चीज़ें होती है और मज़ेदार है एकदम। ऐसे खूब सारी चीज़ें घटित होती है हमारे साथ। पढ़ाते वक्त काफ़ी अटपटे जवाब आते हैं। ये प्रोसेस अच्छा है कैसे रे। अच्छा, एक मुझे एक याद है कि बहुत बार जब हम पढ़ते हैं, हाँ जी, स्पेशली मैथ्स वगैरह, तो उसमें थ्योरम्स होते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब वो थ्योरम फेल हुआ है तो वो क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, सक्सेसफुल चीज़ क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? नहीं, वो बात आप देखिए, थ्योरम अगर थ्योरम का मीनिंग ऐसा है कि भाई ये चीज़ें एक्चुअल में ऐसे अप्लाई हो सके, अजम्पशन था ये, और इसको हमने अप्लाई किया तो लग चुका है वो, उसका कॉन्वर्स भी रहता है, आप देखे होंगे। बट फेल तो नहीं बोल सकते उसको, उससे हमने कुछ सीखे थे तभी तो आगे बढ़े।
फेल्यूर थ्योरम्स, या देखिए कैसा है, मैंने अभी एक आपको उदाहरण देता हूँ, लाइट की थ्योरीज है। लाइट की थ्योरी काफ़ी फेल हुई थी, काफ़ी न्यूटन ने कुछ अलग बोला, देन बाकी लोग आए और उसके बाद प्लैंक्स ने कुछ अलग बताया, ये सब चीज़ें बढ़ती गई। हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते दुनिया में। अब देखिए, ये पहले हमारे घर पे अभी था, यह अभी आया गया, उससे पहले तो भाई लैंडलाइन थे, वो आप लेके घूमते नहीं थे, ये इम्प्रूव होते गया। अब कल जाके पता नहीं 2050 में क्या होगा कि फ़ोन भी ये भी रहेंगे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है चीज़ें बदलते रहती है। तो यूज़ है सबका, यूज़ करते आना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य ही वही है कि आप कुछ पढ़े हो तो उसका यूज़ करो ना यार, आप उसका अप्लाई करो, उसकी कोशिश करो, और वो आप अप्लाई करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको बेनिफिट्स कमाल के उसके। आपको मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे पीछे में साबुन सो फैक्ट्री है, राजस्थान साबुन सो फैक्ट्री। उस आदमी को पता था कि फार्मूला साबुन कैसे बनाना है। उस आदमी ने यार सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड से उसको कैसे बनते पता है, और उसने साबुन बना दिया। पूरे चंद्रपुर में वहाँ से साबुन सप्लाई हुए, आज काफ़ी रिच हो गया। उसको एक फार्मूला कैसे बनता है उसको पता था, वो उसने कमाल कर दिया। पढ़ाई का उपयोग होना चाहिए। राम सर, जैसे आज आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, और आपने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। आज आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? हाँ, टीचर्स और बाकी थोड़ा स्टाफ ये सब पकड़ के लगभग 7 से 8 लोग अपने साथ काम करते हैं सर। और मेरी 2 शाखाएं, एक चंद्रपुर में, घुघुस में है। तो ठीक ठाक लोगों के लिए अपन मदद कर रहे हैं, और काफ़ी लोग अपने साथ और जुड़ सकते हैं आगे चल के। जैसे अगर आप चाहते, स्कोप है यहाँ पे, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है सर, ईमानदार। नए लोगों के लिए आप क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, काम सीखना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या? बिल्कुल है, मैं तो फ्रेशर्स के लिए बहुत काम करने की सोच रहा हूँ सर मैं। और जिनको पढ़ाने या टीचिंग में इंटरेस्ट है, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, उनके लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसके लिए काम करूँगा। अच्छे टीचर्स चाहिए मुझे, और अच्छे टीचर्स यानी वो जो एक्चुअली पैशनेट है टीचिंग के लिए। साथ ही काफ़ी काम है अभी, ये अगले साल से तो मैं इसको और काफ़ी बढ़ाऊँगा, अच्छे से काम करना इस पर। और इसमें 2 बातें हैं, मुझे अपने प्रमोशंस के लिए लोग लगते हैं, टीचिंग के लिए बेस्ट टीचर चाहिए, और एक साइंस के बैकग्राउंड को समझने वालों की मुझे बहुत ज़रूरत होती है हमेशा। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और वो बढ़ेगा, मैं उस काम को और बढ़ाऊँगा। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, वो प्यार है अपना, बहुत बढ़िया है, बहुत सही चीज़ है। बाकी चीज़ें भी पढ़ते रहता हूँ, पढ़ना मुझे पढ़ाना और पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन साइंस से जुड़े हुए लोग हैं जो, उससे सिर्फ जुड़े हुए भी रहेंगे तो मैं उनको अपने यहाँ पे उसको मैं काम करवा सकता हूँ, रोज़गार दे सकता हूँ, और अपने साथ जुड़ सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स तो सर यही है कि बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना, जिनके पास पैसा नहीं है उन तक भी पहुँचना, और उनको पढ़ाना। मुद्दा यही है कि एक पढ़ी लिखी सोसाइटी तैयार हो। अगर मुझे कहीं लगा कि मैंने क्या किया दुनिया के लिए, किसी के लिए, तो एक बता सकता हूँ, मैं एक बता सकूँगा कि कुछ नहीं यार, कुछ बच्चों को पढ़ाया, वो आज अच्छी जगह पे पहुँच गए, अपना जीवन यापन अच्छा कर रहे हैं और अच्छे लोग बन चुके हैं। आपसे मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा हमें। आपने आज एंटरप्रेन्योर की खोज के लिए आपका जो अमूल्य समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आपसे कई लोग जुड़े, कई बच्चों को आप मदद करें, यही मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू केदार सर, थैंक यू वेरी मच।